पप्पू यादव की बात को आप सीरियस लेती हैं क्या? जो आदमी अपने आप में ही सीरियस नहीं है, बिल्डमरू शब्द समझती हैं वहां, जो खुद बिल्डमरू हो, कभी इधर से बजाया तो उधर गया, उधर बजाया तो तीसरे तरफ गया, तीसरे तरफ बजाया तो कहीं रोड पे बैठ के नौटंकी कर लिया। तो जो खुद बिल्डमरू हो, बिल्डमरू के बात पे कोई भरोसा करता है? रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म इसी मिट्टी पे हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के मंच का प्रयोग रिजवी से करवाया गया। किसके लिए? तो मोदी जी को गाली देने के लिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। लगातार बिहार में युवाओं की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार युवाओं को आगे किया जाएगा। मतलब साफ है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में बिहार में युवाओं को आगे करना यानी उन्हें टिकट मिलेगा। आज हम ये सब मुद्दे पर बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए युवा चेहरा जो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो सुमित शशांक जी आज हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बात कर रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ाने की। तो क्या लगता है इसके लिए क्या बीजेपी काम कर रही है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए परिवार की जब आपने देखा कि सरकार बनती है तो युवाओं के दम पर बनती है। युवा शक्ति का आह्वान देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश जहां 70% आबादी युवा है और उनके लिए लगातार आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक नई क्रांति के जनक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है। किसानों के लिए एक नई क्रांति का उदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि 1 लाख गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले युवाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, क्योंकि सबने देखा है कि लालू परिवार की बात करें, चाहे राहुल गांधी के परिवार, चाहे उदयनिधि स्टालिन के परिवार की बात करें, जो परिवारवाद की जमात से आने वाले निकम्मे लोग, उन्होंने देश को कैसे चौपट करने का काम किया है। तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म इसी मिट्टी पे हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। तो मुझे लगता है कि सामान्य परिस्थितियों से आने वाले जो लोग हैं, सामान्य परिवेश से आने वाले जो युवा हैं, गांव में रहने वाले जो युवा हैं, उनको भी राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलना चाहिए और उनके अंदर अगर क्षमता है तो निश्चित रूप से उनको आगे आना चाहिए। राजनीति में हमेशा देखा जाता है कि जो लोग बैकग्राउंड जिसका राजनीति से रहा है उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको टिकट दिया जाता है। सबसे पहले आपका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता हूँ, सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले परिवार में जन्मा हूँ, लेकिन अगर क्षमताएं हैं और क्षमताएं अगर हैं तो संभावनाएं भी हैं। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। देखिए, चुनाव की तैयारी की बात अगर आप कर रही हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पार्टी तय करती है, जिस पार्टी में मैं हूं पार्टी तय करती है कि टिकट किसको देना है, लेकिन तैयार रहना ये प्रत्येक कार्यकर्ता का, और खास करके अगर आप युवा हैं तो निश्चित रूप से आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और नेतृत्व निश्चित रूप से युवाओं को आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व पे आपको भरोसा है? निश्चित रूप से। तो आपको मिलेगा टिकट? जिस तरह का मिलना नहीं मिलना ये अलग चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और हमारी पार्टी जो है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है ये समझना है। समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, समाज की अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति जो सपने नहीं देख पाता था, उसको भी आगे बढ़ा के पहले उसको सपने
उनके सपनों को साकार करना, उनके बच्चों के हाथ में कलम देना, उनको भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जोड़ना। अगर वो कृषक हैं तो और उन्नत तरीके से वो कृषि विद्या जो है उसमें निपुण हो सके और देश के लिए एसेट बने, लायबिलिटी नहीं बने। ये युवाओं के लिए मेरा आह्वान है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। उस लक्ष्य में एक सहायक की भूमिका में मैं भी हूँ। प्रमोद कुमार वहां से विधायक है जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, मोतिहारी से, उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी काफी देखने को मिल रही है, लोग काफी विरोध कर रहे हैं। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है ये तो वहां की जनता बताएगी और चंपारण के लोग बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन सबसे ऊपर कहीं ना कहीं एक जनरेशन जब राजनीतिक तौर से समाप्त होती है तो नया जनरेशन आता है और नए जनरेशन के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उस जनरेशन जो पीछे का जनरेशन है उससे बेहतर काम करके दिखाए। तो नई जनरेशन के पास न केवल जिम्मेदारी है, अपार संभावनाएं भी हैं, क्योंकि बहुत सारी मूलभूत चुनौतियां जो आज भी शहर में बनी हुई हैं, चाहे वो सड़कों की बात कर ले, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर ले, चाहे प्लान्ड वे में काम करने की बात कर ले। तो युवाओं के आने से चीजें थोड़ी प्लान्ड होती हैं, पढ़े लिखे लोगों के आने से चीजें प्लान्ड होती हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं? मैंने वही बताया ना, मैंने ओवरऑल आपको बताया कि चीजें जो है ना वो प्लान्ड तब होती हैं जब युवा शक्ति, युवा सोच समाज में आता है तो चीजें प्लान्ड होती हैं और प्लान्ड रखने की आवश्यकता है। सड़कें अच्छी हो, लोगों के पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो, किसी भी परिवार में किसी बच्चे की मृत्यु, किसी व्यक्ति की मृत्यु, किसी माता बहन की मृत्यु इस कारण से ना हो जाए कि स्वास्थ्य सुविधा का अभाव रह जाए। और मुझे लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने हजारों लाखों करोड़ों रुपया जो है हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को डेवलप करने के लिए और मूलभूत चीजों की पूर्ति के लिए हमने लगातार खर्च किया है। परंतु स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोगों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर उस इच्छा शक्ति का अभाव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चीजें युवाओं के हाथ में होती हैं तो निश्चित रूप से चीजों को नए नजरिए से भी देखने की आवश्यकता है। आपके क्षेत्र में मुख्य चुनौती क्या है? मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि थोड़ी बहुत जो सड़कों की समस्या आज भी है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की बात होती है। पीडीएस सिस्टम वाली भी समस्या देखी जा रही है। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं बाहर निकालना है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम भी कर रही है। और लगातार अगर हम काम कर रहे हैं तो एक ऐसा नेता भी होना चाहिए, एक ऐसा बेटा भी होना चाहिए आपके बीच में जो उस चुनौतियों को न केवल चैलेंज के रूप में स्वीकार करे, वो ऐसा प्रतीत कराए कि वो आपके परिवार का अपना ही बेटा है। तो जितना आपका बेटा काम कर सकता है उतना आपके नेता को भी काम करना चाहिए आपके लिए। अब रही बात कि बहुत सारी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो, उन योजनाओं का आगमन आपके क्षेत्र में कैसे हो, तो इन चीजों के प्रति भी आपके नेता को सजग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कहता हूं कि चीजें सकारात्मक रूप से चल रही हैं। लेकिन जब नई सोच, युवा शक्ति का समन्वय होता है और लोगों की बातें सुनी जाती हैं तो एक नया नजरिया भी आता है। जब नया नजरिया आता है तो हम जब उस नए नजरिए से चीजों को देखते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम और उन्नत ऊंचाइयों पर समाज को ले जाते हैं। अब आते हैं, ये तो मोतिहारी की बात हुई, चुनाव लड़ने की बात हुई। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उसके बाद लगातार बयान हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। बिहार बंद का भी आह्वान आप लोगों की तरफ से किया गया है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से ही मनुष्य की हर पीड़ा का नाश हो जाता है। माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से ही मनुष्य का रोम रोम पुलकित हो उठता है। तो एक माँ को गाली देना ये कहाँ तक न्याय संगत है, ये तो जनता बताएगी। और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, खास करके माँ जननी होती है,
हम उस समाज में जन्मे हैं जहां हम प्रकृति को माँ कहते हैं। हम उस समाज में जन्मे हैं जहां हम मिट्टी को माँ कहते हैं। आपने वो गाना भी सुना होगा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क को माँ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम वो हैं जो मिट्टी को भी माँ कहते हैं, प्रकृति को भी माँ कहते हैं, और जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने रख के पाला, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की माँ हो, किसी भी व्यक्ति की माँ को गाली नहीं देनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली नहीं दिया गया, पूरे समाज को गाली देने का काम राहुल गांधी ने करवाया रिजवान उर्फ रिजवी उर्फ राजा से। और क्यों करवाया? क्योंकि हम सनातन की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम प्रकृति को माँ कहते हैं, हम धरती को माँ कहते हैं। जो धरती को माँ नहीं कहता, जो प्रकृति को माँ नहीं कहता, जो मिट्टी का टुकड़ा और जीत की भूमि मानता हो, वैसे लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? राहुल गांधी की मानसिकता भी वही है, तुष्टीकरण। आपने देखा कि इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए किस तरीके से मौलवी मौलानाओं के सामने घुटने टेकना उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने नतमस्तक होने के लिए उनके पास समय नहीं था। राहुल गांधी के मंच का प्रयोग रिजवी से करवाया गया। किसके लिए? तो मोदी जी को गाली देने के लिए। मोदी जी जो सनातन के प्रतीक हैं, जो आप देखेंगे कि जो धर्म ध्वजा की बात करते हैं, धर्मो रक्षित रक्षित की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वैसे नेता को गाली देने के लिए रिजवान उर्फ रिजवी का प्रयोग संयोग नहीं, प्रयोग है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार से। उन्होंने भी डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। पप्पू यादव की नीतीश के डीएनए पर। पप्पू यादव की बात को आप सीरियस लेती हैं क्या? जो आदमी अपने आप में ही सीरियस नहीं है, बिल्डमरू शब्द समझती है ना, जो खुद बिल्डमरू हो, कभी इधर से बजाया तो उधर गया, उधर बजाया तो तीसरे तरफ गया, तीसरे तरफ बजाया तो कहीं रोड पे बैठ के नौटंकी कर लिया। तो जो खुद बिल्डमरू हो, बिल्डमरू के बात पे कोई भरोसा करता है? दिलीप जायसवाल फुट फुट कर रोने लगे। एक माँ को गाली दी जाएगी तो एक बेटा नहीं रोएगा क्या? भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि नौटंकीबाज हैं। भाई वीरेंद्र जो अभी कुछ दिन पहले एक गरीब दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति को गाली दे रहे थे, तो जो खुद निकम्मा है, जो खुद गालीबाज है, जो खुद व्यवहारिक दृष्टिकोण से और भाषाई दृष्टिकोण से आवारा है, उसके बात पे देश राष्ट्र भरोसा करेगा, बिहार भरोसा करेगा कि ऐसे जो माँ शब्द को गाली देने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों को नहीं पसंद करती जनता ना। जनता सभ्य आचरण रखने वाले लोगों को पसंद करती है। अभी भी कहा जा रहा है कि एनडीए में सीएम फेस क्लियर नहीं है। सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हम चीजों को बोलते हैं, करते हैं। हम गुंडा पार्टी से तो नहीं आते कि रोड पे, मंच पे, कहीं भी बांस के खंबे पे चढ़ के कुछ भी चिल्लाते फिरे। हमारी एक प्रक्रिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आगे भी वही रहेंगे। लेकिन लालू जी के कुनबे से कौन होगा मुख्यमंत्री, ये बताइए ना, क्योंकि सत्ता में तो ये आने वाले नहीं है। सरकार इनकी बनेगी नहीं। जब सरकार बनेगी नहीं तो निकम्मों की जमात है, एक दूसरे को गाली देना है। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल अर्थात गुंडा पार्टी, गिरोह का गिरोह, अपराधियों, गुंडों और गुंडा राज करने वाले लोगों को टिकट देना, ये लालू जी ने किया। पत्रकारों को कहते थे ना कि मारेंगे, एक मुक्का नाच के गिर जाओगे। बेटा क्या करता है? पुलिस वाले को कहता था, ए दीपक नाचो। मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने जाके हुड़दंगई कर रहा था। महिला विरोधी चरित्र, वो भी सबने देखा कि कैसे एक बेटी को घर से बाहर निकाल दिया गया। अपने घर में जन्मी हुई बेटी को कम से कम उन्हीं को तो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दें, क्योंकि तेजस्वी यादव से तो ज्यादा पढ़ी लिखी है। सुमित शशांक 2025 में अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे अच्छा काम करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि सबने अच्छा काम किया और एक कड़ी होती है, उस कड़ी के तहत आपको आगे बढ़ना होता है। आपकी
को अपनी सोच और नजरिए का परिवर्तन करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुआयात सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए आपको अपना सोच और नजरिया भी बदलना पड़ता है। तो उसके तहत मैं युवा हूँ तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए तो बात करूंगा ही करूंगा। युवाओं के अधिकारों की भी बात करूंगा, सर्व समाज की बात करूंगा, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, खास करके व्यवहारिक दृष्टिकोण से, डिग्री से नहीं, व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ, तो वो सामाजिक व्यवहारिक नैसर्गिक ज्ञान उनके अंदर नहीं होता है। लेकिन सामाजिक व्यवहारिक नैसर्गिक ज्ञान के साथ साथ जब आपके पास डिग्री भी होती है तब आप सबकी बात करते हैं, सांस्कृतिक एकता की बात करते हैं। सांस्कृतिक एकता, हर हाथ में कलम, क्योंकि कलम वो ताकत है जो प्रत्येक युवा का भाग्य बदल सकती है। नालंदा और विक्रमशिला की पुरानी वाली परंपरा फिर से जीवंत हो सके बिहार में, उसके लिए लगातार प्रयास प्रत्येक युवा को करना चाहिए। प्रत्येक हाथ में कलम हो और प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो, इसके लिए लगातार प्रयास होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनौतियां किसी भी व्यक्ति के सामने ना हो। पैसा हजारों लाखों करोड़ों रुपया मोदी जी की तरफ से आ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी योजनाओं के माध्यम से, आपने देखा कि एक बेटी का जन्म होता है तो उसके खाते में पैसे जाते हैं। एक बेटी जब 9वीं कक्षा में जाती है तो उसको साइकिल मिलता है। वही बेटी जब मैट्रिक पास करती है तो 25,000 रुपया मिलता है। वही बेटी जब इंटर पास करती है 50,000 रुपया मिलता है। उसके विवाह के निबंधन पर पैसे मिलते हैं, 35% आरक्षण मिलता है। लेकिन इन सभी चीजों को सही जगह तक पहुंचाने वाले लोग विधायक होते हैं, नेता होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो सामाजिक जीवन में, नैतिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में आपको चारित्रिक शुद्धता रखने की आवश्यकता है। एक नेता के अंदर निश्चित रूप से ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर व्यवहारिक और चारित्रिक ये शुद्धता आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आप समाज के लिए एसेट हैं, नहीं तो आप लायबिलिटी हैं। तो ये तय करना है किसी भी नेता को, किसी भी युवा नेता को, कि वो समाज के लिए लायबिलिटी बनेगा कि समाज के लिए एसेट बनेगा। दूसरे तरफ आपने देखा है लालू जी का बेटा लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। मजबूरी में लोग ढो रहे हैं जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, और आप देखिए किसी व्यक्ति के घर में जन्म हो गया इस नाम पर। लेकिन जिनके परिवार में कोई नेता नहीं रहा, जो सामान्य पृष्ठभूमि से आए, जिन्होंने अपना रास्ता, अपना संघर्ष, अपनी चुनौतियां और उनसे लड़ करके जो लोग आगे बढ़े हैं, तो वैसे लोग कभी परिस्थितियों के आगे नहीं घुटने टेकते, ये मुझे लगता है। क्योंकि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को मानता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए एक कविता मेरे मित्र के द्वारा कही गई है कि व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द जिनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वो तस्वीर है समाज के सामने, जिनके चरित्र का एक अध्याय, एक पन्ना भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है तो सामाजिक जीवन में, नैतिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में वो अपने आचरण की शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। तो मुझे लगता है कि एक नेता के अंदर ये गुण होने चाहिए, एक विधायक के अंदर ये गुण होने चाहिए, एक सांसद के अंदर ये गुण होने चाहिए। नहीं तो किसी भी पार्टी के नाम पर जीत जाना और उसके बाद जनता को ही धोखा देना, ये कुछ एक लोग करते होंगे, लेकिन वैसे लोगों से भी बचना है। तो हमारे साथ सुमित शशांक थे। सुमित शशांक लगातार युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इन पर कितना भरोसा जताती है, आने वाला समय ही बताएगा। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल अगर स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।